क्यों उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर या नताशा देवांगना को जब जेल में रखा गया है, क्यों उनको जेल में रखा जा रहा है? आज के समय पे जो सरकार है, बीजेपी आरएसएस का सरकार है, एकदम खुले तौर से ये लोग डरते हैं ऐसे शख्सियत से, ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट्स से जो ये क्रिटिकल थिंकिंग रखे। जो ये सरकार है उन्होंने अलग अलग केसेस में फंसा रखा है और जिनको कोशिश की जा रही है कि जेलों में ही उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर कर दिया जाए। हमने देखा कि किस तरीके से भीमा कोरेगांव के केस में फादर स्टैन स्वामी, जो he was the oldest prisoner in that particular case, we saw how he passed away even before getting his bail, even while he was awaiting his bail, and it was an institutional murder because we saw how he was being denied medical care and being left at the mercy of the prison authorities till his last breath. Similarly, in recent times, we have come to know of the news of Vernon Gonzalez, another prisoner in the Bhima Koregaon case, who is right now in a dire medical condition. उनको मल्टीपल डिजीज़ का डायग्नोसिस होने के बावजूद प्रिजन अथॉरिटीज़ ने कोई मेडिकल अटेंशन नहीं दिया और अभी फ़िलहाल आज इस मौके पे वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। अतीकुर रहमान भी, जिनको हम जानते हैं कि सिद्दीक कप्पन के साथ और बाकी दो लोगों के साथ जो हाथरस जा रहे थे, एक दलित महिला का गैंगरेप का एक रिपोर्ट करने के लिए, उस चीज़ का रिपोर्ट का कवरेज करने के लिए, उनका भी किस तरीके से जेल में बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस बाय अथॉरिटीज़ ऑफ हिज मेडिकल हेल्थ, ऑफ हिज मेडिकल केयर, उस नेग्लिजेंस के वजह से किस तरीके से अभी उनका हाफ बॉडी पैरालिसिस हो चुका है। और हम ये अर्जेंटली यहाँ से अपील करते हैं कि ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जल्द से जल्द ना ही सिर्फ रिलीज़ किए जाएं, पर इन सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन भी दिया जाए। साथियों, आप सभी को पता होगा कि उमर खालिद ने अपना एक्टिविज़्म अपने स्टूडेंट डेज से शुरू किया था। वो जेएनयू में एक स्टूडेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और तकरीबन 10 साल उन्होंने वहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविज़्म से शुरू किया अपना पॉलिटिकल जर्नी, और उसके बाद वो बाहर निकलकर आगे आज देश भर में सीएए के खिलाफ और इक्वल सिटीजनशिप के लिए आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। और इसी थ्रेड में मैं जेएनयू की जो प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट ओइशी घोष, उनको बुलाना चाहूँगी कि वो अपनी बात रखें और इसके बाद बाकी जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं वो अपने सॉलिडारिटी मैसेजेस उमर के लिए यहाँ पे आके डिलीवर करें जेएनयू कम्युनिटी की तरफ से। और जिस तरीके से वो एक लड़ाई सिर्फ जेल के अंदर हम लोगों के जो साथी हैं वो ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन ये बाहर भी जो लड़ाई उनके जो फैमिलीज़ है, फ्रेंड्स है, जो भी दोस्त है, कॉमरेड्स है, एक्टिविस्ट से लड़ रहे हैं, उनको उनके जो जज्बे हैं उसको भी लाल सलाम। I came to the university back in 2016. I remember Umar as an activist, student activist, and from my initial days मैंने उमर को देखा है एज अ साथी कैंपस के हर एक इशू में, बाहर की जो मुद्दे हैं उनको सबको कनेक्ट करते हुए। एंड what I saw Umar over the years till he left after his PhD, till I was a student, I am a student still there, and till he was a student there, that he always spoke about injustice happening within campus, outside campus and everywhere. And that is what made his voice distinct, that is what is making the voice of political prisoners distinct at this moment in this country. Now the point is, इससे पहले काफ़ी डिटेल्स में लीगैलिटी बहुत सारी चीज़ें बोला गया है, लेकिन जो बात मैं बोलना चाहूँगी कि क्यों उमर खालिद, शर्जील इमाम, मिरान हैदर या नताशा देवांगना को जब जेल में रखा गया है, क्यों उनको जेल में रखा जा रहा है? क्योंकि when we saw anti-CAA protests or anti-NRC protests, we saw that these were the student activists who connected masses, who had the bravery, the courage to speak truth to power. ये लोग हिम्मत से सच्चाई को आज के समय पे बोलने का जो हिम्मत चाहिए उनमें है। और सरकार, आज के समय पे जो सरकार है, बीजेपी आरएसएस का सरकार है, एकदम खुले तौर से ये लोग डरते हैं ऐसे शख्सियत से, ऐसे लोगों से, ऐसे स्टूडेंट्स से जो ये क्रिटिकल थिंकिंग रखे। हम जब बोल रहे हैं कि जब पब्लिक एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है, ये एक अलग से मतलब एलियनेटेड लड़ाई नहीं है,
ये तमाम सारी चीज़ एक साथ की लड़ाई है। उमर जब जेएनयू आया, 10 साल अपना समय जेएनयू के अंदर गुजारा, तो उमर जैसे स्टूडेंट्स या शर्जील जैसे स्टूडेंट्स ने क्रिटिकल थिंकिंग सीखी। उन्होंने यूनिवर्सिटी स्पेसेस से ये सीखा कि अगर गलत चीज़ हो रही है आपके आसपास, आपकी पढ़ाई को, आपकी तालीम को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है, आपको गलत को गलत बोलने की ज़रूरत है, क्या सही होना चाहिए सही बोलने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वॉट मेड देम डिस्टिंक्ट। What the BJP RSS at this moment is doing is they're wanting to produce some ship, they're wanting to produce some yes men, yes women under them who will be just there, और उनका जो फरमान होगा वो देश के अंदर सिर्फ हाँ में हाँ भर के उसको फॉलो करते जाएंगे, उनके डिक्टेट्स जो है वो लेते जाएंगे। एंड whenever there are students who are continuously being critical of this, they are being critical that how the society is not inclusive, they are being critical how our campuses are not being inclusive, immediately that they are being targeted. And in all these targeting, if we say, when Apeksha was reading out the names, if you can see, the majority names are Muslim names. We can't deny that fact. इसको एकदम सामने से रखने की ज़रूरत है कि all those names, the kind of hunting, the kind of targeting at this moment it is happening, it's more on the Muslim names. Why? Because it's very easy for the BJP and the RSS to portray a certain kind of image, the kind of ingrained Islamophobic sentiments that are there within the society. It is very easy to put these names and tell to the society कि अगर मुसलमान थे, अगर इन्होंने विरोध किया है तो इनका जो बात है ये कभी सही नहीं हो सकता। इन्होंने अगर विरोध किया है तो वो कुछ फसाद बनाने के लिए विरोध किया है। And there is no logical thing. I was reading Umar's article exactly like one of the former speaker was saying, and Umar exactly wrote that in one of the paragraphs कि जब वो अपने बेल के बारे में या उनके UAPA में जो चार्जेस लगाया गया है, जेल के अंदर जो इनमेट्स है या वहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते, he has seen often that people ask him that आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है बेल मिलने में, and when he goes to this technicality he has seen that people just lose interest. There is a lot of legality, there is a lot of technicality कि किस तरीके से फ्रेम किया गया है पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस को इस देश के अंदर आज के समय पे, कि आप अगर एक पॉलिटिकल आवाज़ इस समय पे उठा रहे हो तो एक पॉलिटिकल आवाज़ इस समय पे सरकार के खिलाफ उठा रहे हो, तो आपके इर्द गिर्द, आपके साथ, आपके नाम के साथ जिस तरीके से एक सिस्टमिक तरीके से हंटिंग आपको किया जाएगा, एक स्ट्रक्चरल तरीके से कि आप लोगों को समझाते समझाते शायद आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा और या गुजर जाएगा। एग्जैक्टली विथ UAPA दैट्स द थिंग। ये नहीं है कि स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा कि वाई इज उमर द थिंग, इट्स ऑपोजिट। उमर और एनी ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैव टू प्रूव देमसेल्व्स दैट व्हाई आर दे इनोसेंट और व्हाई आर दे नॉट गिल्टी। बट द पॉइंट इज अरेस्ट स्टेट की तरफ से हुआ है। पुलिस हैज सेड दैट दे हैव found certain allegations, whatever the allegations are. But now it's on the burden is on the political prisoners at this moment that they have to continuously go ahead, go behind and prove that they are not guilty of certain things. And ये बात एकदम सच्चाई के साथ है कि उमर के स्पीचेस अगर हम लोग देखें, हम मीरान के देखें, शर्जील के देखें, इवन तमाम सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ रहे हैं, हमने उनको हमारे साथ हमारे बहुत समय पे हमारे प्रोटेस्ट के साथ, मूवमेंट्स के साथ उनको देखा है लगातार किस तरीके से वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लार्जर मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लार्जर सेक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। व्हाट उमर सेड इन महाराष्ट्र, आई रिमेंबर बैक इन 2020 बिफोर द पैंडेमिक जस्ट शिफ्ट इन, उमर, मी, सफूरा, वी ऑल वेर स्पीकिंग इन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एंड उमर का क्लिप उस समय पे काट के वायरल किया जा रहा था बाय द गोदी मीडिया। एंड उमर वाज सेइंग एग्जैक्टली कि आज ये लोग ये चला रहे, पता नहीं कब इसी के बहाने अरेस्ट कर लिया जाए। एंड वी नो इन सेप्टेम्बर सम मंथ्स डाउन द लेन, मार्च में पैंडेमिक आया, एवरीथिंग वाज लॉक एंड द प्रायोरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट इन पैंडेमिक वाज नॉट टू एड्रेस पीपल्स इशू बट टू अरेस्ट पीपल हु हैव बीन स्पीकिंग ट्रूथ, क्योंकि वो सही समय था, उनको पता था कि लार्जर डेमोक्रेटिक जो वॉइसेज है वो सड़क पे नहीं उतर पाएंगे, वो लोग बात नहीं रख पाएंगे। एंड the government very well knows at this moment that a lot of us, Umar's friends, family, all of us, those who stand by Umar and all the political prisoners, we very well know that there has been no mistake on their part. We very well know that. There is, when we are standing here right here giving our solidarities, we very well know that how fabricated charges are. Even in the Bhima Koregaon, we know how our activists are being fabricated with
certain charges, how chips have been put, how things have been done all way to ensure to frame an idea among the people, among the larger society, that if you are an activist, if you are a political activist, if you are speaking against the RSS and the BJP, there is something wrong with the activist. तो ये बात जो कंटिन्यूसली बोला गया है कि हम लोग जब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम लोग इस देश को बचाने के लिए बोल रहे हैं। उमर एवं तमाम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स वही काम कर रहे थे, आज के समय पे भी वो जेल के अंदर वही काम कर रहे हैं। और आज अगर उमर यहाँ पे बाहर होता, जेल के बाहर, he would have been exactly doing this, seeking solidarity for all the other political prisoners. He has been doing it throughout the days. I have seen him as a student activist, and still when he is in jail, he is talking about the rights of the inmates. That's exactly what Natasha Devangana, Sharjeel, everyone has been doing. We have seen how Sharjeel was also tortured, tried to be tortured inside the jail. So in overall this, once more, extending all our solidarity from the JNU community to Umar and all the political prisoners. But what is very important to remember is what they stood for and what is they fighting for. And we who are outside, it's our responsibility, it's our duty to ensure कि जो लड़ाई हमारे साथी लड़े हैं, जो लड़ाई हमारी साथी लड़ रहे हैं, उनको जिस तरीके से फैब्रिकेट किया गया है, उन्होंने सच्चाई बोला था, और वो हिम्मत हम सबको रखना होगा कि आज के समय पे हम जब बाहर खड़े हैं, उस सच्चाई के साथ, वही आवाज़ के साथ, वो स्ट्रेंथ के साथ हम लोग भी इस सरकार के आंखों में आंखें डाल के बोल सके कि आप गलत है, आप इस देश का भलाई नहीं कर रहे हैं, आप इस देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आए हैं। और आपको जब तक हम लोग इस तरीके से बीजेपी और आरएसएस को हम लोग जब तक एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी इन तमाम सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इनका जो लड़ाई है, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम लोग यूएपीए जैसे लॉज, सेडिशन जैसे लॉज, जो एक कॉलोनियल विचारधारा से आई हुई है, जैसे रॉलैंड एक्ट में हमने देखा है जिस तरीके से यूएपीए को इस समय पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं। इन तमाम सारे लॉज की स्क्रैपिंग से लेके तमाम सारी जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की रिहाई की बात हो, इन तमाम सारी लड़ाई को हमें एकजुट होकर लड़ना है, यही आशा हम रखते हैं। और एक और बार सॉलिडरिटी देते हुए अपना बात खत्म करूंगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।